Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about renal replacement therapy. So देखो, in the previous class हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था CKD, that is chronic kidney disease. So CKD हमने पढ़ा था and CKD में हमने stages पढ़े थे like stage 1, stage 2, stage 3, stage 4 and stage 5 based on GFR, that is glomerular filtration rate. So basically जो हमारा grade 1 मतलब stage 1 से लेके स्टेज 3 तक जो मैनेजमेंट था वो हमने पढ़ लिया था। बट जो हमारा स्टेज 4 होता है एंड मोर इम्पोर्टेंट स्टेज 5 होता है, उसमें जो बेसिकली हम क्या करते हैं, रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी करते हैं। ठीक है ना, रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी करते हैं। सो रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी में ना 3 चीजें इंक्लूड है। या तो हम डायलिसिस करेंगे, है ना, डायलिसिस या तो हीमोडायलिसिस हो सकता है या फिर पेरिटोनियल डायलिसिस हो सकता है। ठीक है, एंड सेकेंड हम क्या करेंगे, ऑफ कोर्स किडनी ट्रांसप्लांटेशन। लास्ट स्टेज में स्टेज 5 में अगर GFR लेस देन 15 है, सो इन दैट केस द ओनली सॉल्यूशन इज कि आप डायलिसिस तो करेंगे बट कितने टाइम तक डायलिसिस कर सकते हैं, है ना। सो लास्ट सॉल्यूशन यही है कि आप क्या करेंगे, किडनी ट्रांसप्लांटेशन करेंगे, क्योंकि डायलिसिस आपको वीक में आपको 2-3 बार करने होते हैं एंड इट्स लाइक 3 to 4 आवर्स का टाइम लगता है एंड उसके भी इतने सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं। सो लास्ट सॉल्यूशन इज किडनी ट्रांसप्लांटेशन। तो हम आज बेसिकली हम हीमोडायलिसिस के बारे में पढ़ेंगे, पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में पढ़ेंगे एंड किडनी ट्रांसप्लांटेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, उससे बहुत इंपॉर्टेंट है लाइक डायलिसिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। MCQ यहाँ से आता है लाइक मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन हो गया, क्या प्रिंसिपल इन्वॉल्व है, कैसे करते हैं, वैस्कुलर एक्सेस हो गया। सो बहुत तरीके के MCQ यहाँ से बन जाते हैं, सो हम वो करने वाले हैं। सो फर्स्ट हम पढ़ते हैं हीमोडायलिसिस। सो देखो, हीमोडायलिसिस बेसिकली क्या है, कुछ भी नहीं है। देखो, जैसे कि किडनी का काम क्या है, हमने पढ़ लिया, किडनी का काम है कि जो भी एक्सेस फ्लूइड है, हमारे अंदर जितने भी वेस्ट है, उसको एक्सक्रीट करना, उसको बॉडी से हटाना। ठीक है, बट अब किडनी तो अपना काम कर नहीं रही है, तो हम आर्टिफिशियल किडनी बनाएंगे जो कि ये काम करेगा जो किडनी करता था। जो किडनी अब नहीं कर पा रही है वो काम करेगा। तो हम क्या करेंगे, सारा का सारा ब्लड हम बाहर लेके जाएंगे। बाहर एक आर्टिफिशियल किडनी होगी, उसके अंदर वो ब्लड जाएगा एंड वो जो आर्टिफिशियल किडनी है वो क्या करेगा, ब्लड से एक्सेस फ्लूइड हो गया, एक्सेस टॉक्सिन हो गया, एक्सेस वेस्ट हो गया, जो भी है, एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, उसको रिमूव करेगा। रिमूव करने के बाद जो प्योर ब्लड होगा उसको वापस से बॉडी में डाल देंगे। सो दैट्स द फंक्शन ऑफ हीमोडायलिसिस। ठीक है, सो हीमोडायलिसिस क्या है, इट इज अ प्रोसेस इन विच ब्लड इज फिल्टर्ड आउटसाइड द बॉडी। क्योंकि किडनी अपना काम नहीं कर रही है तो ऑफकोर्स हमें ब्लड को बॉडी से बाहर ले जाना पड़ेगा। सो आउटसाइड द बॉडी थ्रू अ डायलाइजर। सो बेसिकली यहाँ पे एक डायलाइजर होता है, दिस इज द डायलाइजर, है ना। सो ये डायलाइजर है, तो ये यहाँ से ब्लड गया, वेन से ब्लड गया, यहाँ से हमारा वस्कुलर एक्सेस होता है, सो यहाँ से ब्लड गया। ठीक है, यहाँ से ब्लड गया, कहाँ गया, डायलाइजर में गया। डायलाइजर में तो ऐसे फाइबर्स बहुत सारे उसमें अंदर फाइबर्स होते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का बना होता है। आपने अगर नेफ्रो में आपने काम किया हो तो आपने देखा होगा ये डायलाइजर, आपने पूरा देखा होगा सिस्टम। सो इसमें ऐसे फाइबरस होता है एंड उसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। सो उसमें सारा ब्लड जाता है एंड यहाँ पे सारा ब्लड प्योर होता है एंड देन वापस से ये सारा क्लीन ब्लड वापस से बॉडी में चला जाता है। सो दैट इज द वर्क ऑफ हीमोडायलिसिस। ठीक है ना। सो कमिंग टू एंड क्या करता है, ऑफकोर्स जितने भी टॉक्सिक हो गया, एक्सेस फ्लूइड हो गया, एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया, उसको सबको रिमूव करके क्लीन ब्लड को वापस से बॉडी में डाल देता है। ओके, सो ये हमारे हीमोडायलिसिस में होती है। देन द सेकंड क्वेश्चन इज दैट कि क्या प्रिंसिपल है भैया, ये डायलाइजर जो है वो कैसे काम करते हैं। सो देखो क्या होता है ना, जो प्रिंसिपल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हीमोडायलिसिस। तो इसमें बेसिकली 3 प्रिंसिपल इन्वॉल्व होते हैं। 3 प्रिंसिपल से ये सारा काम हो जाता है, सारा का सारा वेस्ट, सारा का सारा एक्सेस फ्लूइड सब कुछ रिमूव हो जाता है। 3 प्रिंसिपल में फर्स्ट हमारा है डिफ्यूजन, दूसरा हमारा है ऑस्मोसिस एंड तीसरा हमारा है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ऐसे याद करो, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सो देखो, डिफ्यूजन में क्या होता है ना कि बॉडी से आपका ब्लड गया, ठीक है, एंड बॉडी की जो ब्लड में जो इलेक्ट्रोलाइट्स था, जो वेस्ट था, मतलब यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, ये सारा वेस्ट था, है ना, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सारा एक्सेस होगा किसमें, हमारे ब्लड में। एंड डायलाइजर में इसका जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, कम है। सो डायलाइजर में ये सारे जो पार्टिकल्स है, यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, इलेक्ट्रोलाइट्स, उसका कंसंट्रेशन कम है एंड हमारे ब्लड में इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो जैसे ही ब्लड डायलाइजर में जाएगा
तो बाय डिफ्यूजन क्या होगा, फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन में मूव करता है ना, तो बाय डिफ्यूजन क्या होगा, जो ये पार्टिकल्स है हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में चले जाएंगे, मतलब कि ब्लड से डायलेजर में मूव हो जाएंगे, ब्लड से डायलेजर में मूव हो जाएंगे, एंड हमें यही चाहिए। तो ठीक है, सो ब्लड अंदर गया डायलेजर के अंदर, एंड जितने भी एक्सेस ये हमारे पार्टिकल्स से, जितने भी एक्सेस वेस्ट थे लाइक यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, इलेक्ट्रोलाइट्स, वो सारा कहाँ मूव हो जाएंगे, डायलेजर में मूव हो जाएंगे, एंड देन क्लीन ब्लड हो जाएगा, एंड वो क्लीन ब्लड वापस से कहाँ चला जाएगा, हमारा बॉडी में चला जाएगा। तो बाय डिफ्यूजन जो ये पार्टिकल्स है, जो एक्सेस वेस्ट बेसिकली रिमूव करते हैं, है ना, जो ये वेस्ट है, वेस्ट जो है किसके थ्रू रिमूव होता है, बाय डिफ्यूजन। ठीक है, सो वेस्ट तो हमारा रिमूव हो गया बाय डिफ्यूजन। सेकंड प्रिंसिपल आता है हमारा ऑस्मोसिस। सो ऑस्मोसिस में क्या क्या होगा, जो एक्सेस फ्लूइड है, अब फ्लूइड भी तो एक्सेस है ना, फ्लूइड भी किडनी, एक्सेस फ्लूइड भी किडनी क्या करती थी, रिमूव कर देती। अब किडनी काम नहीं कर रही है तो सारा एक्सेस फ्लूइड बॉडी में ही करता है, तो पेशेंट का वेट गेन हो जाता है, पेशेंट को एडिमा हो जाता है, पेशेंट को लंग कंजेशन होता है ना, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, सो एक्सेस फ्लूइड कैसे रिमूव होगा, बाय ऑस्मोसिस एंड बाय अल्ट्राफिल्ट्रेशन। सो ऑस्मोसिस में क्या होगा, मतलब कि जो फ्लूइड है ना, जो फ्लूइड है वो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में चला जाएगा। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑस्मोसिस में वाटर मूव फ्रॉम द लो कंसेंट्रेशन पोटेंशियल टू एन एरिया ऑफ हाई कंसेंट्रेशन पोटेंशियल, मतलब कि जो डायलाइसिट है ना, जो डायलाइजर है ना, उस डायलाइजर के अंदर ना क्या होता है, उसके अंदर ना फ्लूइड होता है, दैट फ्लूइड इज हाइपरटोनिक होता है, मतलब कि डेक्सट्रोज होता है बेसिकली। तो वो क्या करेगी, वो अपनी तरफ मतलब लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन की तरफ फ्लूइड मूव करेगी, तो अपनी तरफ सारा का सारा फ्लूइड को ले लेगी। तो ब्लड में कम था एंड डायलिसिस में कंसेंट्रेशन ज्यादा था, तो फ्लूइड अपनी तरफ ले लेगी। ठीक है ना, सो बाय दिस पानी का सारा रिमूव हो जाएगा। ठीक है ना, सो ऑस्मोसिस में क्या हुआ, वाटर मूव करेगा। डिफ्यूजन में क्या हुआ, जितने भी एक्सेस वेस्ट है वो मूव कर गया। एंड ऑस्मोसिस में क्या हुआ, वाटर मूव फ्रॉम द लो कंसेंट्रेशन, जो कि ब्लड में लो कंसेंट्रेशन है, एंड डायलिसिस में हाई कंसेंट्रेशन है, क्योंकि वहां पे डेक्सट्रोज है तो उसकी तरफ मूव कर गया। ठीक है ना, सो वाटर रिमूव हो गया। एंड थर्ड प्रिंसिपल अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में भी क्या होता है, एक्सेस वाटर का रिमूव होता है बाय द प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर से लाइक हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ पानी क्या हो जाता है, मूव हो जाता है। सो बाय ऑस्मोसिस एंड बाय अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एक्सेस फ्लूइड रिमूव हो जाता है, एंड बाय डिफ्यूजन एक्सेस वेस्ट मटेरियल रिमूव हो जाते हैं, एंड एट द एंड क्या मिलता है हमें, हमें क्लीन ब्लड मिलता है, एंड वापस से वो हम रिटर्न कर देते हैं इनटू द बॉडी। ठीक है, सो जैसे ही ये, जैसे कि हमने यहाँ से अपना यहाँ से ब्लड निकला, यहाँ से ब्लड निकला, तो यहाँ पे है ना हम हेपेरिन ऐड कर देते हैं सो दैट क्लॉट ना हो, क्योंकि ये डायलिसिस के अंदर पूरा जाएगा तो ब्लड क्लॉट ना हो। सो टू प्रिवेंट दैट हम ब्लड में हेपेरिन ऐड करते हैं। देन जब यहाँ से रिटर्न होता है तो हम प्रोटामाइन सल्फेट, मतलब हेपेरिन का एंटीडोट क्या होता है, प्रोटामाइन सल्फेट ऐड करते हैं। ठीक है ना, प्रोटामाइन सल्फेट ऐड करके ब्लड को लाइक न्यूट्रल करके वापस से बॉडी में भेज देते हैं। सो ये पूरा मैकेनिज्म होता है, और जो भी एक्सेस फ्लूइड है, एक्सेस जो भी वेस्ट है, वो हमारा यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। ठीक है ना, सो ये हमारा होता है मैकेनिज्म ऑफ क्या बोलते हैं, हीमोडायलिसिस। ठीक है, कुछ आपको चीजें याद करनी है, क्या है इंडिकेशन, ऑफ कोर्स एंड स्टेज रीनल डिजीज हो गया, जैसे कि अगर GFR लेस देन 15 है या 15 to 29 के बीच में है ना, सो लाइक ग्रेड स्टेज 4 एंड स्टेज 5 में हो गया। प्लस बहुत ज्यादा सीवियर यूरीमिया है, कोई भी कंडीशन हो सकती है, इनकेफेलोपैथी हो सकती है, सीवियर अमोनिया एलिवेटेड है बॉडी में। ठीक है ना, इन दैट केस, और हमारा रिफ्रैक्टरी हाइपरकैलेमिया, मतलब कि ट्रीटमेंट देने के बाद भी जो पोटेशियम है वो नॉर्मल नहीं हो रही है, आपने सारे ट्रीटमेंट दे दिया, आपने सारा लाइक अपने डेक्सट्रोज, इंसुलिन, आपने बाइकार्बोनेट दे दिया, आपने क्या बोलते हैं कैल्शियम ग्लूकोनेट दे दिया, आपने नेबुलाइजेशन दे दिया, आपने पॉलीस्टायरीन दे दिया, सब कुछ ड्रग्स दे दिया, स्टिल पोटेशियम नॉर्मल नहीं हो रहा है। सो इन दैट केस रिफ्रैक्टरी हाइपरकैलेमिया में भी हम क्या करते हैं, हीमोडायलिसिस करते हैं। उसके अलावा कुछ ड्रग पॉइजनिंग में भी क्या करते हैं, हीमोडायलिसिस किया जाता है। ठीक है ना, सो हमने क्या पढ़ा, हमने हीमोडायलिसिस पढ़ लिया कि जो यहाँ से ब्लड जाएगा एंड यहाँ पे ब्लड रिटर्न होगा, तो मतलब कि ऑफ कोर्स वस्कुलर एक्सेस होना चाहिए। तो अगर हमने नॉर्मल वेसल्स में किया तो क्या होगा, ये बहुत जल्दी बेकार हो जाएगी ना, ये या हो सकता है कि जो ब्लड है ना बहुत हाई फ्लो के साथ जाता है, तो जो नॉर्मल वेसल्स हमारी है वो इतने हाई फ्लो के साथ ब्लड जा नहीं पाएगी। ठीक है ना, एंड क्या होगी, पेशेंट को ऐसा तो है नहीं कि एक बार हीमोडायलिसिस हो गया एंड हो जाएगा, CKD पेशेंट को तो हमेशा ही करना पड़ेगा हीमोडायलिसिस, है ना। तो जो वस्कुलर एक्सेस बनाना पड़ता है सो दैट लॉन्ग टर्म तक हम उसे यूज कर सके, बार बार पंक्चर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। सो वस्कुलर एक्सेस ना 3 तरीके का होता है। फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट हम वेस्कुलर एक्सेस डिवाइस डाल देते हैं। डिवाइस में क्या होता है ना, डिवाइस में क्या होता है कि ऐसा डबल ल्यूमेन कैथेटर होता है, दिस इज द डबल ल्यूमेन कैथेटर होता है, दिख रहा है आपको, डबल ल्यूमेन कफ कैथेटर होता है, जो उसकी बेसिकली सबक्लेवियन वेन में, इंटरनल जुगनल वेन में और फिमोरल वेन, 3 जगह। ठीक है, सबक्लेवियन वेन हो गया, सबक्लेवियन वेन हो गया,
इंटरनल जुगुलर वेन हो गया, इंटरनल जुगुलर वेन हो गया, और हमारा फीमोरल वेन हो गया। सो इन तीनों वेन में से किसी में वेन में भी हम डाल देते हैं, दैट इज द ये वस्कुलर एक्सेस हम डाल देते हैं। सो बेसिकली ये जो हमारा सबक्लेवियन वेन हो गया, इंटरनल जुगुलर वेन, फीमोरल वेन, मतलब कि इमरजेंसी कंडीशन में कर देते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए भी करते हैं, फॉर शॉर्ट टर्म, जैसे कि पेशेंट को यूरेमिया, हाइपर यूरेमिया है, पेशेंट का अमोनिया एलिवेटेड है, पेशेंट को कुछ पॉइजनिंग हो रखी है। सो इन दैट केस हमें फिस्टूला या ग्राफ्ट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें कुछ टाइम तक ही हीमोडायलिसिस करनी है। तो शॉर्ट टर्म के लिए हो गया, शॉर्ट टर्म के लिए हो गया, प्लस इमरजेंसी कंडीशन में हो गया, क्योंकि फिस्टूला क्रिएट करने के लिए थोड़ा उसको मैच्योर होने के लिए टाइम चाहिए, एक टाइम पीरियड चाहिए। सो उतना टाइम पीरियड आपके पास है नहीं है, आपको इमरजेंसी में आपको पेशेंट को हीमोडायलिसिस करनी है। सो इन दैट केस हम वस्कुलर डिवाइस डाल देते हैं, आइदर इन सबक्लेवियन वेन, इंटरनल जुगुलर वेन, या फिर फीमोरल वेन में। फीमोरल वेन में थोड़ा अवॉइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसिस ज्यादा होता है, प्लस इन्फेक्शन के चांसेस भी ज्यादा होता है। क्यों इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होता है? क्योंकि वो पेरिनियम के क्लोज है, पेरिनियम के क्लोज है, तो पेशेंट का स्टूल पास होगा, यूरिन आएगा, तो वो जल्दी ही मतलब कंटामिनेटेड हो सकता है, पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है ना। सो रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसिस एंड रिस्क ऑफ क्या बोलते हैं इन्फेक्शन ज्यादा होता है इन फीमोरल में, सो इसलिए इसको अवॉइड करते हैं। सबक्लेवियन और इंटरनल जुगुलर वेन ज्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है ना। सो फर्स्ट हमारा ये हो गया, inserting double lumen non-cuff large bore catheter into subclavian vein, internal jugular vein और femoral vein, ठीक है। बट इसके क्या क्या रिस्क होते हैं? हिमाटोमा हो सकता है वहां पे, न्यूमोथोरेक्स हो सकता है ड्यूरिंग इंसर्शन ऑफ दिस लाइन, है ना, ड्यूरिंग इंसर्शन ऑफ दिस इंटरनल जुगुलर या फिर सबक्लेवियन वेन, देयर इज वेरी हाई चांस फॉर न्यूमोथोरेक्स, है ना, प्लूरल पंक्चर हो गया एंड न्यूमोथोरेक्स हो सकता है, ठीक है ना। मतलब मैंने पेशेंट को देखा है कि लाइक न्यूमोथोरेक्स हो जाता है बिकॉज ऑफ इंसर्टिंग दिस लाइन, ठीक है। सो न्यूमोथोरेक्स हो सकता है, इन्फेक्शन वेरी हाई रेट, इन्फेक्शन तो बहुत ही ज्यादा चांसेस है, थ्रोम्बोसिस के चांसेस है, और इनएडिक्वेट फ्लो भी हो सकता है, ठीक है ना। सो ये हमारा इसके कुछ क्या बोलते हैं रिस्क है। कमिंग टू सेकेंड मेथड क्या है कि आर्टेरियो वीनस ग्राफ्ट, मतलब कि क्या करते हैं इसमें कि ये हमारा आर्टरी है एंड ये हमारा, लेट सपोज ये हमारा आर्टरी है, ये हमारा वेन है, एंड इसको हमें ज्वाइन करना है, दोनों को ज्वाइन करना है, तो एक ग्राफ्ट लेते हैं, ग्राफ्ट सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक या बायोलॉजिक ग्राफ्ट है, उससे दोनों को जोड़ देते हैं, आर्टरी और वेन को दोनों को जोड़ देते हैं। सी दिस इज वेन, दिस इज आर्टरी, एंड दोनों को एक वस्कुलर डिवाइस से, सिंथेटिक डिवाइस से क्या कर दिया, जोड़ दिया है, ठीक है ना। सो दैट इज एवी ग्राफ्ट, आर्टेरियो वीनस ग्राफ्ट, बायोलॉजिक, सेमी बायोलॉजिक और सिंथेटिक ग्राफ्ट मटेरियल होता है बिटवीन एन आर्टरी एंड वेन को साथ में जोड़ देते हैं। इसका कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है? बाद में स्टेनोसिस हो सकता है, इन्फेक्शन तो हर जगह होगा, एंड थ्रोम्बोसिस के चांस होता है। एंड थर्ड क्या है? थर्ड हमारा है फिस्टूला क्रिएट करना। फिस्टूला में क्या करते हैं, आर्टरी और वेन को ही कनेक्ट कर देते हैं। ग्राफ्ट में क्या कर रहे थे कि आर्टरी और वेन को कोई ग्राफ्ट के थ्रू कनेक्ट कर रहे थे, कोई एक ग्राफ्ट था उससे हम आर्टरी वेन को कनेक्ट कर रहे थे, बट यहाँ पे हम आर्टरी और वेन को ही सीधा कनेक्ट कर देते हैं। सो दैट इज द आर्टेरियो वीनस फिस्टुला, बेसिकली रेडियल आर्टरी और सिफेलिक वेन को क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, राइट। सी दिस इज द, ये हमारा वेन था, ये हमारा आर्टरी था, एंड दोनों को साथ में एनास्टोमोस्ड कर दिया, ठीक है ना। सो दैट इज द एबी फिस्टुला, आर्टेरियो वीनस फिस्टुला। सो तीन तरीके के हमारे एक्सेस करते हैं, या तो हम कुछ डिवाइस लगा देंगे, या तो हम ग्राफ्ट लगा देंगे, या तो हम फिस्टुला क्रिएट कर देंगे। ओके, देन क्वेश्चन बेसिकली इंपॉर्टेंट कहाँ से है? फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो हम एबी फिस्टुला जो बेसिकली जो क्रिएट करते हैं या ग्राफ्ट लगाते हैं, तो वहाँ पे जब भी पेशेंट आता है डायलिसिस के लिए ना, तो बिफोर डायलिसिस और आफ्टर डायलिसिस या फिर हमें क्या करना है, यू हैव टू चेक फॉर ब्रूट, थ्रिल एंड डॉपलर। सो बेसिकली हमें पेटेंसी चेक करना है, जो एवी फिस्टुला आपने क्रिएट किया है वो लॉन्ग टर्म तक रहेगी, क्योंकि पेशेंट को हीमोडायलिसिस होते रहना है, तो वो लॉन्ग टर्म तक रहेगी। तो उसकी पेटेंसी कैसे चेक करते हैं? या तो डॉपलर करेंगे, डॉपलर तो अल्ट्रासोनोग्राफी बेसिकली होगा, तो डॉपलर हो गया। सेकंड मेथड क्या है कि आप थ्रिल चेक करेंगे। तो थ्रिल में हम क्या करते हैं, थ्रिल में बेसिकली क्या करते हैं, लेट सपोज यहाँ पे मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ, लेट सपोज यहाँ पे फिस्टुला क्रिएट है। सो आप क्या करोगे, जहाँ पे फिस्टुला क्रिएट है ना, वहाँ पे आप पैल्पेट करोगे। तो जब आप पैल्पेट करोगे ना, तो आपको ऐसे वाइब्रेटिंग सा साउंड, ऐसे वाइब्रेटिंग सा फील होगा। सो दैट इज नोन एज थ्रिल। सो थ्रिल हम कैसे फील करते हैं? बाई पैल्पेटिंग आपको एक वाइब्रेशन मिलेगा, सो दैट इज थ्रिल। सेकंड थर्ड मेथड क्या है? ब्रूट में क्या करते हैं, आप स्टेथोस्कोप लगाएंगे यहाँ पे एंड ऑस्कल्टेट करेंगे, तो आपको ऐसे स्विस साउंड मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे ब्लड फ्लो हो रहा है। सो ब्लड फ्लो हो रहा है तो आपको ऐसे वुशिंग सा साउंड मिलेगा। सो दैट इज नॉर्मल, मतलब कि वहाँ पे फ्लो है, मतलब कि फिस्टुला क्या है, फिस्टुला की पेटेंसी क्या है, मेंटेन है। सो हमें ब्रूट चेक करना है, थ्रिल या फिर डॉपलर के थ्रू हम पेटेंसी चेक करते हैं। एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जिस आर्म में फिस्टुला या फिर ग्राफ्ट लगा है ना, उस आर्म को कभी
कभी भी उस एक्सट्रीमिटीज को बेसिकली, लेट्स सपोज इसमें फिस्टुला है तो इस एक्सट्रीमिटी को कभी भी बीपी के लिए यूज नहीं करते, कभी भी ब्लड प्रेशर यहाँ से मॉनिटर नहीं करना, कभी बीपी कफ यहाँ पे नहीं लगाना है, कभी भी उस वेन को, कभी भी उस एक्सट्रीमिटीज के वेन को कभी भी पंक्चर नहीं करना है, उसमें कोई आईवी लाइन नहीं लगानी है, कभी वहां से ब्लड विथड्रॉ नहीं करनी है, कोई कैथेटर नहीं लगाना है, ठीक है ना। एंड ऑफ कोर्स जब आप फिस्टुला क्रिएट करते हैं तो ऐसा नहीं कि आपने आज फिस्टुला क्रिएट कर दिया है ना, डॉक्टर ने आज फिस्टुला क्रिएट कर दिया एंड कल से आप यूज करने लग जाएंगे। नो, इट टेक्स अ टाइम, लाइक 4 to 6 वीक तक टाइम लेता है, लाइक 2 to 6 वीक मान सकते हो, टाइम लेता है। एंड इन दैट ड्यूरेशन हमें पेशेंट को क्या बोलना होता है कि आपको फॉर मैच्योर दिस फिस्टुला यू हैव टू लाइक फ्लेक्स, आपको अपने हैंड को फ्लेक्स करने हैं, या फिर हम बॉल देते हैं, बॉल को पेशेंट को ऐसे करना होता है सो दैट ये जो फिस्टुला है ना वो मैच्योर हो जाए। सो ये आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। फॉर मैच्योरिंग ऑफ फिस्टुला, स्क्वीजिंग ऑफ बॉल या फिर हैंड फ्लेक्सिंग हमें पेशेंट को एजुकेट करने होते हैं, ठीक है ना। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। कमिंग टू द कॉम्प्लिकेशन ऑफ हीमोडायलिसिस, हीमोडायलिसिस के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होता है। सो एग्जाम में पूछते हैं मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ हीमोडायलिसिस, सो दैट इज हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ हीमोडायलिसिस, क्योंकि एक से इतना एक लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड जा रहा है एक साथ, तो ऑफ कोर्स कार्डियक आउटपुट कम होगा तो हाइपोटेंशन होगा। सेकंड क्या है, एक्सेलरेटेड एथेरोस्क्लेरोसिस, मतलब कि हीमोडायलिसिस रिकरेंटली लाइक लॉन्ग टर्म तक हीमोडायलिसिस होता रहता है ना, सो लॉन्ग टर्म का कॉम्प्लिकेशन क्या है, दैट इज द एक्सेलरेटेड एथेरोस्क्लेरोसिस, मतलब कि हीमोडायलिसिस की वजह से भी एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। बहुत सारे रीजन है, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो ब्लड है वो बाहर गया तो ऑफ कोर्स जो इन्फ्लेमेशन होगा, थोड़ा इन्फ्लेमेटरी जो जितने भी इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स है वो एलिवेट होंगे। सेकेंड, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा। थर्ड क्या है कि हाइपरफॉस्फेट होता ही है, सो हाइपरफॉस्फेटेमिया की वजह से जो ब्लड वेसल्स है वो स्टिफ होती रहेगी, ठीक है। फोर्थ कंडीशन ऑफ कोर्स सीकेडी का पेशेंट, उसमें ऑफ कोर्स जो ट्राइग्लाइसराइड्स है, एलडीएल है वो एलिवेटेड होती है, तो वो ऑलरेडी वो क्या करेगी, एथेरोस्क्लेरोसिस करेगी। सो एक्सेलरेटेड एथेरोस्क्लेरोसिस इज द रिकरेंट हीमोडायलिसिस मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन। सो आपको दो चीज याद करनी है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इज हाइपोटेंशन, बट अगर वर्ड आ गया रिकरेंट हीमोडायलिसिस मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, देन द आंसर इज एक्सेलरेटेड एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। उसके अलावा और क्या हो सकता है, डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम होता है। सो बेसिकली इसमें क्या होता है ना, सो प्री डायलिसिस क्या है कि आपके ब्लड में यूरिया बहुत ज्यादा एलिवेटेड है, यूरिया बहुत ज्यादा एलिवेटेड है, ब्रेन में भी ब्लड ब्रेन बैरियर को भी उसने क्रॉस कर लिया, तो ब्रेन में भी आपका यूरिया एलिवेटेड है, ठीक है। जब आपने डायलिसिस किया तो ड्यूरिंग डायलिसिस क्या होगा, रैपिडली ब्लड जाएगा, रैपिडली जो यूरिया है एकदम से कम होगा, रैपिडली यूरिया एकदम से कम होगा, बट जो हमारा ब्रेन में धीरे धीरे कम होगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट होगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो ब्रेन में स्वेलिंग हो जाएगी, ब्रेन में फ्लूइड फिल्ड हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगा, जिसको बोलेंगे सेरिब्रल एडिमा हो जाएगा। एंड बिकॉज ऑफ सेरिब्रल एडिमा पेशेंट में आपको लाइक हेडेक हो गया, नोजिया हो गया, वॉमिटिंग हो गया, कंफ्यूजन हो गया, है ना, सीजर, कोमा, रेस्टलेस, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। एंड इसको बोलते हैं डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम। इट इज ऑल्सो द कॉम्प्लिकेशन ऑफ हीमोडायलिसिस, ठीक है। उसके अलावा मस्कुलर क्रैम्प्स हो सकते हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो रैपिडली शिफ्टिंग हो रही है, सो बिकॉज ऑफ दैट आपको मसल क्रैम्प्स होते हैं। कार्डियोवास्कुलर डिजीज लाइक हार्ट फेलियर, सीएडी, एंजाइना, स्ट्रोक, है ना, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज, ये सब होने के जो इंसिडेंस है वो और इंक्रीज हो जाते हैं ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस। जब हीमोडायलिसिस पेशेंट जब हीमोडायलिसिस पे होता है तो ये सबका रिस्क बढ़ जाता है, इसलिए हम लॉन्ग टर्म तक पेशेंट को हीमोडायलिसिस पे नहीं रख सकते। एट द लास्ट ट्रांसप्लांटेशन इज द ओनली सॉल्यूशन। उसमें भी बहुत रिस्क है, ऐसे नहीं कि वो भी इजी है, वो भी बहुत रिस्की है, ठीक है। उसके अलावा ऑफ कोर्स इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि वस्कुलर एक्सेस है ना, इन्फेक्शन हो सकता है, एंड ब्लड सारा बाहर जा रहा है फिर अंदर जा रहा है, सो ऑफ कोर्स इन्फेक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एयर एम्बोलिज्म हो सकता है, अगर एयर एंट्री हो गई अंदर तो ऑफ कोर्स एयर एम्बोलिज्म भी हो सकता है। सो ये हमारे कुछ कॉम्प्लिकेशन है, कुछ नहीं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है ऑफ हीमोडायलिसिस। उसके बाद आपको क्या मॉनिटर करना है, यू हैव टू टेक, मतलब जब पेशेंट हीमोडायलिसिस का है तो आपको बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर आपको कंटिन्यूअस आपको वाइटल मॉनिटर करना है। जब पेशेंट डायलिसिस के आएगा तो आपको बिफोर एंड आफ्टर आपको वेट मॉनिटर करना है टू सी कि वेट कम हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि डायलिसिस में बेसिकली एक्सेस फ्लूइड जो है वो रिमूव होगा, तो ऑफकोर्स पेशेंट का वेट थोड़ा तो कम होगा, है ना। उसके बाद आपको कैथेटर साइट ऑफकोर्स आपको देखना है, लाइक फॉर ब्रूट एंड थ्रिल आपको पैल्पेट करना है, ब्रूट आपको ऑस्कल्टेट करना है, सो ये सब कुछ आपको मॉनिटर करते रहना है, ठीक है ना। सो ये हमारा था हीमोडायलिसिस के बारे में। कमिंग टू द सेकंड टॉपिक, दैट इज द पेरिटोनियल डायलिसिस। सो पेरिटोनियल डायलिसिस क्या है, देखो अभी हमने क्या देखा कि
हीमोडायलिसिस में क्या किया, हमने सारा का सारा ब्लड बाहर लाया एंड बाहर एक हमने आर्टिफिशियल किडनी क्रिएट कर रखा था, दैट इज द डायलाइजर, एंड उसने ये सारा अपना काम किया एंड देन ब्लड को वापस से हमने अंदर रिटर्न कर दिया, राइट। बट इन पेरिटोनियल डायलिसिस में हम क्या करेंगे, कुछ भी ब्लड को बाहर नहीं लाएंगे, जो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है ना, वही एक्ट करेगा लाइक अ किडनी। मतलब क्यों एक्ट करेगा, क्योंकि जो पेरिटोनियम है ना वो एक्ट एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करेगा, एंड वो क्या करेगा, पेरिटोनियम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करेगा, तो वो क्या करेगा, जो एक्सेस फ्लूइड है, एक्सेस वेस्ट है, उसको क्या करेगा, रिमूव करेगा। कैसे करेगा आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। सो पेरिटोनियम एक्ट एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टू रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट एंड एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड, ठीक है ना। सो रिमूवल ऑफ सॉल्यूट्स अकर, हाँ, सो इसमें भी प्रिंसिपल सेम है, डिफ्यूजन होगा, ऑस्मोसिस होगा, अल्ट्राफिल्ट्रेशन होगा, ठीक है ना। सो बेसिकली इसमें डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस हो रहा है। सो डिफ्यूजन के थ्रू क्या होगा, जो एक्सेस वेस्ट है वो रिमूव होगा, जैसे हीमोडायलिसिस में हो रहा था कि एक्सेस वेस्ट जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू रिमूव हो जाएगा, एंड जो एक्सेस फ्लूइड है वो बाय ऑस्मोसिस रिमूव हो जाएगा, ठीक है ना। सो रिमूवल ऑफ सॉल्यूट अकर बाय डिफ्यूजन एंड रिमूवल ऑफ एक्सेस फ्लूइड अकर्स बाय ऑस्मोसिस यूजिंग ग्लूकोज कंटेनिंग डायलिसिट। सो इसमें भी डायलिसिट, मतलब इसमें बेसिकली क्या होता है ना, ये डायलिसिट बैग होता है। सो डायलिसिट होता है, ये डायलिसिट बेसिकली हम अंदर पूरा इन्फ्यूज कर देते हैं, अंदर चला जाता है, एंड वो अंदर चला जाता है, एंड ये ग्लूकोज का होता है, इसमें ग्लूकोज होता है। सो लाइक हाइपरटोनिक होता है, सो हाइपरटोनिक होगा तो ये अंदर गया, तो ये हाइपरटोनिक है तो एक्सेस जो फ्लूइड है वो अपनी तरफ ले लेगा, क्योंकि फ्लूइड लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में चले जाएगा, एंड देन फिर बाय ग्रेविटी ये फिर इसके अंदर आ जाएगा, तो एक्सेस फ्लूइड हो गया, एक्सेस जो भी वेस्ट हो गया वो सारा क्या हो जाएगा, ड्रेनेज में आ जाएगा, ठीक है ना। सो इसमें भी वही हो रहा है। सो हम बेसिकली इसमें क्या इंसर्ट करते हैं, वहां पे तो हम वस्कुलर एक्सेस था हमारा, तो हम सब क्लेवियन वेन, इंटरनल जुगुलर वेन, फीमोरल वेन में, या फिर हम ग्राफ्ट या फिस्टुला क्रिएट कर रहे थे। यहाँ पे हम सिलिकॉन रबर कैथेटर सर्जिकली इंसर्ट करते हैं इन द पेरिटोनियल कैविटी में। सी, ये हमारा सिलिकॉन रबर कैथेटर होता है, वो हम पेरिटोनियल कैविटी में, ये पूरा पेरिटोनियल कैविटी में जाएगा। देखो ये पूरा हमारा स्किन को पियर्स करेगा, सबक्यूटेनियस टिश्यू को करेगा, देन मसल्स को करेगा, देन पूरा पेरिटोनियल कैविटी के अंदर ये पूरा कैथेटर अंदर जाता है, ठीक है ना। सो ये कैथेटर ये सारा काम करेगा, इसके थ्रू हम डायलिसिट को डालेंगे, वो डायलिसिट अंदर जाएगा, एंड पूरा लाइक डिफ्यूजन ऑस्मोसिस पूरा होगा, एंड उसके बाद जो भी वेस्ट है वो प्रॉपर बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। सो ये थोड़ा स्लो होगा, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो पेरिटोनियल डायलिसिस बेसिकली हम किस पेशेंट में करते हैं, देखो अगर कोई पेशेंट है ऑलरेडी वो कार्डियक डिजीज का है, ठीक है, कुछ एल्डरली पेशेंट हो गए, बच्चे हो गए, जिनमें जो ऐसे रैपिड फ्लूइड शिफ्टिंग में उनमें लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी वो एल्डर है, ऑलरेडी वो उसका कार्डियक डिजीज है, बच्चे हैं, तो हेमोडायलिसिस में क्या हो रहा है कि रैपिडली ब्लड बाहर आ रहा है ना। सो रैपिडली ब्लड बाहर आ रहा है तो उनमें कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकता है। सो इन दैट टाइप ऑफ पेशेंट को हम पेरिटोनियल डायलिसिस करते हैं, क्योंकि इसमें सब कुछ धीरे धीरे होता है, सब कुछ अंदर हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। सो ये जो रिस्की वाले पेशेंट होते हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट होते हैं ना, सो उसमें हम बेसिकली पेरिटोनियल डायलिसिस करते हैं। सो बच्चे हो गए, एल्डर हो गए और बच्चे हो गए, उनके लिए सबसे बेस्ट, और जो हार्ट डिजीज के पेशेंट होते हैं उनके लिए पेरिटोनियल डायलिसिस बेस्ट है, ठीक है ना। सो डायलिसिट होता है, डायलिसिट बेसिकली हम इंट्रोड्यूस करते हैं, अंदर डालते हैं, एंड यस जो डायलिसिट होता है ना उसमें हम कुछ कुछ चीजें भी ऐड कर देते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक भी ऐड कर देते हैं, क्योंकि जो पेरिटोनियल डायलिसिस का ना मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है पेरिटोनाइटिस, आगे हम पढ़ेंगे पेरिटोनाइटिस होता है। सो इन्फेक्शन हो गया, तो इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए हम इसमें एंटीबायोटिक हमने ऐड कर दिया, हेपेरिन ऐड कर देते हैं, प्लस जो डायलिसिट है ना उसमें ग्लूकोज होता है बेसिकली, तो ऑलरेडी कोई पेशेंट डायबिटीज का है तो हम इंसुलिन भी ऐड कर देते हैं इसमें, ठीक है। अगर हाइपोकैलेमिया पेशेंट को हो रखा है तो हम पोटेशियम भी ऐड कर देते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन डायलिसिट में हम कुछ और चीजें भी बाहर से ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। सो हेपेरिन हो गया, केसीएल हो गया, एंटीबायोटिक हो गया, रेगुलर इंसुलिन हो गया, है ना, ये ऐड कर देते हैं। प्लस जो डायलिसिट है ना उसको हम पहले रूम टेम्परेचर या फिर बॉडी टेम्परेचर पर पहले लेके आते हैं, उसके बाद हम इन्फ्यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपने एकदम कोल्ड डायलिसिट इंट्रोड्यूस कर दिया तो पेशेंट को क्या होगा, क्रैम्प होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, वैजो कंस्ट्रिक्शन होगा। सो टू प्रिवेंट दिस पहले हम डायलिसिट को रूम टेम्परेचर पर लाते हैं या फिर बॉडी टेम्परेचर पे लाते हैं, उसके बाद हम इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है ना, सबसे पहले फिल होता है, मतलब जो पेरिटोनियल डायलिसिस होता है उसमें 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा फिल। फिल में हम क्या करते हैं, जो डायलिसिट है ना, जो डायलिसिस सॉल्यूशन हमने बना रखा है, जो बना हुआ है, उसको हम इन्फ्यूज करते हैं इनटू द पेरिटोनियल कैविटी में। सो ये हमारा डायलिसिस सॉल्यूशन था,
ये हमारा डायलिसिस सॉल्यूशन था, तो ये हमने इन्फ्यूज कर दिया। देखो अब ये इन्फ्यूज हो रहा है, सो लाइक 5 to 15 to 20 मिनट्स में ये पूरा इन्फ्यूज हो जाएगा, ये पूरा अंदर चला जाएगा। अंदर चला गया, उसके बाद हम कुछ टाइम तक उसको रहने देते हैं। सो दैट इज नोन एज ड्वेल। ड्वेल मतलब कि अमाउंट ऑफ टाइम दैट सोल्यूशन रिमेन इन द पेरिटोनियल कैविटी, सो दैट जो प्रिंसिपल है ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन हो सके, वो टाइम देंगे ना। ऐसे ऐसे तो है नहीं कि आप डालें तुरंत निकाल लेंगे। तो पहले हमने डाला, देन थोड़ा टाइम वेस्ट करेंगे, है ना, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन कि 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे वेट करते हैं। देन प्रॉपर लाइक ऑस्मोसिस हो जाता है, डिफ्यूजन हो जाता है। सारा प्रोसेस होने के बाद फिर क्या करते हैं, ड्रेन करते हैं या फिर आउटफ्लो, मतलब कि फ्लूइड ड्रेन आउट बाय ग्रेविटी इन द ड्रेनेज बैग, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। सो ड्रेनेज बैग में आके ये इकट्ठा हो जाता है। सो इसमें 3 हो गया, फिलिंग टाइम है, फिर हम थोड़ा वेट करेंगे, दैट इज ड्वेल, एंड देन थर्ड इज द बाहर आएगा, आउटफ्लो होगा। सो ये हमारा पेरिटोनियल डायलिसिस में होता है, ठीक है। उसके बाद जो ड्रेनेज आएगा ना, ड्रेनेज फ्लूइड जो है नॉर्मली कैसा होना चाहिए, कलरलेस होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद करना है। ड्रेनेज फ्लूइड जो है नॉर्मली कलरलेस और स्ट्रॉ कलर का होना चाहिए, ठीक है ना। बट अगर ड्रेनेज का कलर अगर जो है ब्लडी हो, ब्लडी आउटफ्लो हो, तो स्टार्टिंग के 1-2 दिन में अगर ब्लडी है तो दैट्स नॉर्मल, क्योंकि वो लाइन डाला है तो ऑफकोर्स थोड़ा बहुत ब्लीड होगा। बट अगर वो लॉन्ग टाइम तक आपको ब्लडी ड्रेनेज हो रहा है, इट मीन्स कि वस्कुलर डैमेज हो रखा है, ठीक है ना। सो वस्कुलर डैमेज हो रखा है, आपको उसके लिए मॉनिटर करना है। अगर ब्राउन कलर का आउटफ्लो है, इट मीन्स कि बॉवल परफोरेशन हो रखा है। अगर यूरिन कलर का आउटफ्लो है, मतलब कि ब्लैडर परफोरेशन हो रखा है, क्योंकि वहां पे सारे ऑर्गन्स वहीं पे है ना। अगर क्लाउडी कलर का आउटफ्लो है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कि पेशेंट को पेरिटोनाइटिस हो रखा है, दैट इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, ठीक है ना। सो ये हो गया, ठीक है। एंड द सेकेंड थिंग कि आप जब पेशेंट का जब आउटफ्लो होता है ना, लेट्स सपोज अगर आउटफ्लो हो रहा है, आपने जितना फ्लूइड दिया है उतना नहीं आ पाया, तो आप पेशेंट को थोड़ा टर्न, साइड टू साइड टर्न कर सकते हैं, पेशेंट का हेड एंड थोड़ा एलिवेट कर सकते हैं। ये एमसीक्यू ऑलरेडी आ रखा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। टर्न क्लाइड साइड टू साइड और रेजिंग द हेड ऑफ बेड इफ ड्रेन इज नॉट कमिंग, ठीक है ना। सो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो पेरिटोनियल डायलिसिस है ना, वो टाइप्स ऑफ होते हैं, जैसे कि कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस होता है, जिसमें कंटिन्यूअसली पेशेंट एम्बुलेट भी रहेगा एंड वो अपना पेरिटोनियल डायलिसिस होता रहेगा उसका, एंड पेशेंट वो खुद से कर लेगा। इसमें आपको कोई साइक्लर, कोई मशीन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। कंटिन्यूअस साइक्लिंग पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या है कि साइक्लर मशीन की जरूरत होती है, एंड बेसिकली ये नाइट टाइम पर होती है, जब पेशेंट सोता है ना, तब बेसिकली ड्वेल होता है प्रॉपर अच्छे से, ठीक है ना। सो ये होता है। कॉम्प्लिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉम्प्लिकेशन में एक होता है हमारा पेरिटोनाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिटोनियम। सो पेरिटोनाइटिस इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस। हीमोडायलिसिस का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन था, क्या था, हाइपोटेंशन। ऐसे ही पेरिटोनियल डायलिसिस का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है, पेरिटोनाइटिस। सो पेरिटोनाइटिस है, सो उसमें लाइक पेशेंट को फीवर हो गया, नोजिया वोमिटिंग होगा, क्लाउडी कलर का आउटफ्लो आएगा, रिबाउंड एब्डोमिनल होगा, ठीक है ना, टेंडरनेस होगा, एब्डोमिनल पेन होगा। सो ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलेगा। उसके अलावा लीकेज हो सकता है, जो कैथेटर साइट है वहां से लीकेज हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा वहां से ब्लीडिंग हो सकती है, यहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है, या फिर जो आउटफ्लो आ रहा है वहां से ब्लीडिंग हो सकती है। सो ये आपको मॉनिटर करना है। ये सारे हमारे कुछ एक्यूट कॉम्प्लिकेशन है। उसके अलावा बहुत लॉन्ग टर्म तक अगर पेशेंट पेरिटोनियल डायलिसिस है, तो उसमें भी कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशन होता है, जैसे कि हाइपर ट्राइग्लाइसेरिडीमिया, जैसे कि पेशेंट का मतलब कि हमने हीमोडायलिसिस में भी पढ़ा, ऐसे ही सेम पेरिटोनियल डायलिसिस में जो एथेरोस्क्लेरोसिस है वो और एक्सेलरेट हो जाता है बिकॉज ऑफ हाइपर ट्राइग्लाइसेरिडीमिया, ठीक है ना। उसके अलावा एब्डोमिनल हर्नियाज भी होने के चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि जो एब्डोमिनल का जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा ना। इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर की वजह से एब्डोमिनल हर्निया हो सकता है, तो लाइक इंसिजनल हर्निया हो गया, इंग्वाइनल हर्निया हो गया, है ना, डायफ्रामेटिक हर्निया हो गया। सो ये हर्नियाज भी देखने को मिलते हैं। एंड आप कहोगे ये हर्निया क्या होता है, सो ऑलरेडी मैंने क्लास ले रखी है, आप ले सकते हो, ठीक है ना। हर्निया इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। सो ये हमारे कुछ लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन है। सो ये कॉम्प्लिकेशन पेरिटोनियल डायलिसिस में देखने को मिलते हैं। पेरिटोनाइटिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट कॉमन होता है। ब्लडी कलर का आउटफ्लो होगा, सॉरी ब्लडी कह रही हूँ, क्लाउडी कलर का आउटफ्लो होगा, ये आपको मॉनिटर करना है, ठीक है। सो हमने हीमोडायलिसिस पढ़ लिया, हमने सेकंड पेरिटोनियल डायलिसिस पढ़ लिया, एंड थर्ड इज किडनी ट्रांसप्लांटेशन। सो किडनी ट्रांसप्लांटेशन बेसिकली कब करेंगे, जब पेशेंट हमारा एंड स्टेज किडनी डिजीज का है, मतलब कि अगर GFR लेस देन 15
पर लेस देन 15 है अगर आप पेशेंट का जीएफआर, तो ऑफ कोर्स मतलब कि किडनी जो है बिल्कुल ही काम नहीं कर रही है, नेफ्रॉन पूरा का पूरा डैमेज हो रखा है। एंड द लास्ट सॉल्यूशन मतलब दोनों किडनी डैमेज हो चुकी है, नेफ्रॉन पूरा डैमेज हो चुका है, पेशेंट का आउटपुट बिल्कुल नहीं आ रहा है, पेशेंट के बॉडी के अंदर ही सारा का सारा वेस्ट एक्यूमुलेटेड हो रखा है, तो आप कितने लॉन्ग टर्म तक हेमोडायलिसिस करोगे? द लास्ट ऑप्शन इज कि आपको पेशेंट को किडनी ट्रांसप्लांटेशन करना है, मतलब कि किसी का किडनी लेकर उसके अंदर ट्रांसप्लांट करना है, किसी लिविंग किडनी ट्रांसप्लांट करना है ना। सो ट्रांसप्लांटिंग अ किडनी फ्रॉम अ लिविंग और डिकीज डोनर टू अ रेसिपिएंट्स, है ना, किसी डोनर से किडनी लिया टू अ रेसिपिएंट, मतलब कि जो जिसको प्रॉब्लम है, जिसको डिजीज है, उसमें डालेंगे हु नो लॉन्गर रीनल फंक्शन, जिसमें रीनल फंक्शन नहीं है, जिसका जीएफआर लेस देन 15 है, एंड स्टेज किडनी डिजीज का पेशेंट है, देन द लास्ट सॉल्यूशन इज किडनी ट्रांसप्लांटेशन। बट बिफोर किडनी ट्रांसप्लांटेशन इतना इजी है नहीं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हमें बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस प्री ऑप पोस्ट ऑप करने पड़ते हैं, हमें रेसिपिएंट्स को डोनर को प्रॉपर हमें एग्जामिन करने होते हैं, उसके बाद इट्स अ वेरी लॉन्ग टर्म प्रोसीजर एंड इट्स लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि पोस्ट ऑप में पेशेंट को क्या रिजेक्शन ना हो जाए। सो बहुत इंपॉर्टेंट है पेशेंट को इन्फेक्शन से बचाना, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, HLA एंड ब्लड ग्रुप मैचिंग करते हैं इन बोथ, डोनर में भी, डोनर एंड रेसिपिएंट। डोनर मतलब कि जो देगा, जो किडनी देगा डोनर, एंड जो लेगा वो रेसिपिएंट। सो डोनर एंड रेसिपिएंट्स दोनों का हम HLA मैचिंग करते हैं, दैट इज ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन मैचिंग करते हैं, दैट इज द इम्यून मार्कर, है ना, इम्यून मार्कर है। सो लाइक कॉम्पेटिबिलिटी बेसिकली चेक करते हैं कि डोनर और जो हमारा रेसिपिएंट्स है उनमें कितना कॉम्पेटिबल है, कॉम्पेटिबिलिटी कितनी ज्यादा है। जितनी अच्छी कॉम्पेटिबिलिटी होगी, इसका मतलब रिजेक्शन जो होगा किडनी ट्रांसप्लांट करने के बाद, जो रिजेक्शन के चांसेस है वो उतना कम हो जाएगा, है ना। सो HLA मैचिंग करते हैं प्लस ब्लड ग्रुप मैचिंग करते हैं, ठीक है ना। एक इंपॉर्टेंट MCQ यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि HLA मैचिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर लिवर ट्रांसप्लांटेशन, कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन एंड हार्ट ट्रांसप्लांटेशन। ये भी होता है ना, लिवर होता है, कॉर्निया और हार्ट ट्रांसप्लांटेशन भी होता है, बट इनमें HLA मैचिंग की इतनी नीड नहीं होती है। बट किडनी के लिए, हमें किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए आपको HLA मैचिंग और ब्लड ग्रुप मैचिंग करनी है, ठीक है ना। उसके बाद जो डोनर है, देखो डोनर जो किडनी दे रहा है, ऐसे नहीं कि कोई भी आया उसका हम किडनी ले लेंगे, इनफैक्ट उसका HLA भी मैच करे तो ऐसे नहीं कि हम किडनी ले लेंगे, नो। उसमें हम प्रॉपर टेस्ट करते हैं, HIV टेस्ट करते हैं, मतलब प्रॉपर उसको कोई इन्फेक्शन ना हो, उसको कोई डिजीज ना हो। लेट्स सपोज उसको ऑलरेडी वो ऑलरेडी CKD का है, उसको ऑलरेडी डायबिटीज है ना, हो सकता है उसको बाद में उसको खुद ही प्रॉब्लम हो, उसको खुद ही किडनी की डिजीज, किडनी की नीड हो, तो आप ऐसे नहीं ले सकते। सो आपको पहले पूरा हेल्थ चेक करना है उसका कि वो हेल्दी है कि नहीं है। जब वो प्रॉपर हेल्दी होगा तभी आप उसका किडनी ले सकते हो, अदरवाइज हम नहीं ले सकते। सो हम HIV चेक करते हैं, साइटोमेगलोवायरस हो गया, हेपेटाइटिस B हो गया, C हो गया, सिफिलिस हो गया, रिसेंट मैलिग्नेंसी हुआ है या नहीं वो चेक करते हैं, एक्टिव और क्रोनिक इन्फेक्शन उसको है या नहीं ये चेक करते हैं, है ना। एनी कार्डियक डिजीज, क्योंकि ऑलरेडी उसको कार्डियक डिजीज है तो आप उसका किडनी कैसे ले सकते हो ना, हो सकता है बाद में उसी को ही जरूरत पड़ सकती है ना। क्रोनिक लंग डिजीज हो, पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज हो, या फिर करेंट सब्सटेंस अब्यूज, कुछ अल्कोहलिज्म वगैरह तो नहीं लेता हो, हाइपरटेंशन हो, डायबिटीज हो, क्योंकि हाइपरटेंशन है, हमने पढ़ा था ना, डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो गया, हाइपरटेंशन हो, दैट इज द लीडिंग कॉज ऑफ CKD। तो अगर वो ऑलरेडी हाइपरटेंसिव है, वो ऑलरेडी वो डायबिटिक है, तो हो सकता है उसकी किडनी खुद खराब हो सकती है इन फ्यूचर, तो ऐसे हम नहीं ले सकते ना। सो ये सारे टेस्ट हमें करने होते हैं, ये सारा टेस्ट हमने किया, प्रॉपर फिजिकल एग्जामिनेशन होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। करने के बाद डोनर से बेसिकली हम कौन सा किडनी लेना प्रेफर करते हैं, लेफ्ट किडनी, इंपॉर्टेंट चीज। मोस्ट कॉमनली कौन सा किडनी लेते हैं, लेफ्ट किडनी हम बेसिकली लेते हैं। एंड ये किडनी लेने के बाद हम क्या करते हैं, हम कहाँ बेसिकली हम लेफ्ट किडनी हमने डोनर के ले लिया, एंड उसके बाद जो हम रेसिपिएंट्स में वो किडनी कहाँ पे बेसिकली लगाते हैं, हम यहाँ पे लगाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, इलियक फोसा, राइट इलियक फोसा में बेसिकली लगाया जाता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से MCQ आता है कि हमने मोस्ट कॉमनली हम लेफ्ट किडनी लेते हैं डोनर से, एंड उसको हम कहाँ प्लेस करते हैं, राइट इलियक फोसा में, रेट्रोपेरिटोनियल या फिर एक्स्ट्रा पेरिटोनियली हम उसको प्लेस करते हैं। प्लेस करने के बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया, उसके बाद जो रीनल आर्टरी है, ये जो हमारा डोनर का जो ये किडनी है, रीनल आर्टरी है, रीनल आर्टरी को हम एक्सटर्नल इलियक आर्टरी से कनेक्ट करते हैं, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी से कनेक्ट करते हैं रीनल आर्टरी को हम एक्सटर्नल इलियक आर्टरी से कनेक्ट करते हैं, और रीनल वेन को हम एक्सटर्नल इलियक वेन से कनेक्ट करते हैं, एक्सटर्नल इलियक वेन से कनेक्ट करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट रीनल आर्टरी को हम एक्सटर्नल इलियक आर्टरी से कनेक्ट करते हैं,
रीनल वेन को हम एक्सटर्नल इलियक वेन से कनेक्ट करते हैं, और जो यूरेटर है ना, जो हमने यूरेटर लिया, जो डोनर का जो यूरेटर है, डोनर किडनी का जो यूरेटर है, उसको हम डायरेक्टली ब्लैडर से कनेक्ट करते हैं, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। ठीक है ना। सो ये तीन चीज आपको याद करना है कि जो हमने किडनी लिया फ्रॉम डोनर, तो उसका जो रीनल वेन होगा उसको हम एक्सटर्नल इलियक आर्टरी से कनेक्ट करेंगे, सॉरी, जो रीनल आर्टरी है उसको हम एक्सटर्नल इलियक आर्टरी से कनेक्ट करेंगे, रीनल वेन को हम एक्सटर्नल इलियक वेन से कनेक्ट करेंगे, एंड यूरेटर को हम कहाँ से कनेक्ट करेंगे, ब्लैडर से कनेक्ट करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कहाँ प्लेस करेंगे, राइट इलियक फोसा में कनेक्ट प्लेस करेंगे। क्यों? क्योंकि लेट सपोज अगर आपने किडनी ट्रांसप्लांट किया एंड उसके बाद जस्ट बाद ही रिजेक्शन हो गया, सो यहाँ पे ईज ऑफ रिमूवल है, इजिली आप रिमूव कर सकते हो, प्लस एनास्टोमोसिस करना भी बहुत इजी है। सो बिकॉज ऑफ दैट टू रीजन हम बेसिकली राइट इलियक फोसा में किडनी को प्लेस करते हैं। एंड जो डिकीज किडनी है ना उसको छोड़ देते हैं, लाइक उसको ऐसे नहीं कि उसको रिमूव करना है, उसको जस्ट लिव इट देयर। ठीक है ना। सो प्लेस इन राइट इलियक फोसा एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टू रेसिपिएंट्स बिकॉज ईज ऑफ रिमूवल है इन केस ऑफ रिजेक्शन एंड इजियर एक्सेस टू ब्लड सप्लाई, इसलिए। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद प्री ऑप में हमने पढ़ लिया कि हम कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे डोनर का, रेसिपिएंट्स का, स्क्रीनिंग करेंगे, कॉम्पेटिबिलिटी चेक करेंगे, साइकोलॉजिकली भी रीएश्योर करना होगा डोनर को भी और रेसिपिएंट्स को भी। ठीक है ना। उसके बाद हम जो रेसिपिएंट्स होगा जिसको डिजीज है उसको हम हीमोडायलिसिस करेंगे 24 आवर्स बिफोर ट्रांसप्लांटेशन, एंड इंडक्शन भी करते हैं। अगर लेट सपोज HLA मैचिंग प्रॉपर नहीं है, सो इन दैट केस हम थोड़ा इंडक्शन थेरेपी दिया जाता है। इंडक्शन में क्या करते हैं, हम इम्यूनोसप्रेसिव देते हैं, हाई डोज ऑफ इम्यूनोसप्रेसिव देते हैं टू प्रिवेंट रिजेक्शन। सो इम्यूनोसप्रेसिव में लाइक हम बेसिलिक्सिमैब हो गया, एंटीथाइमोटिक एजेंट्स हो गया, सो ये मेडिसिन देते हैं फॉर इंडक्शन टू प्रिवेंट रिजेक्शन बेसिकली। ठीक है ना। एंड पोस्ट ऑप में यस आपको इम्यूनोसप्रेसिव देना पड़ेगा फॉर लॉन्ग टर्म, इवन लाइफ टाइम तक आपको इम्यूनोसप्रेसिव देना पड़ता है। एंड जैसे ही किडनी को ट्रांसप्लांट किया, एनास्टोमोस कर दिया, फटाफट तुरंत के तुरंत यूरिन आ जाता है। सो दैट इज द नॉर्मल थिंग, है ना। सो यूरिन आउटपुट बिगिन इमीडिएटली इफ डोनर वाज लिविंग। ठीक है। प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पोस्ट ऑफ जो डोनर है, जो रेसिपिएंट है ना, जो जिसमें किडनी ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, उसको इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना इज समथिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसलिए ना आपने अगर कभी काम किया होगा तो देखा होगा जहाँ पे किडनी ट्रांसप्लांटेशन होता है ना, जो पेशेंट को पोस्ट ऑप रखते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है टू प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन। तो पेशेंट को प्रॉपर मास्क, हाइजीन, है ना, लाइक किसी अदर पेशेंट के कांटेक्ट में रखते हैं उसको एकदम प्रॉपर आइसोलेशन दिया जाता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि उसको इतना ज़्यादा इम्यूनोसप्रेसिव दिया जा रहा है बिफोर भी आफ्टर भी। सो उसका जो इम्यूनिटी है बिल्कुल कम हो रखी है ना। सो आपने उसको थोड़ा भी इन्फेक्शन होगा, जो नॉर्मल इन्फेक्शन जो हमें होता है कोल्ड, उसके लिए वो सिवियर है। सो उसको इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना इज समथिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो उसको मास्क, प्रॉपर हाइजीन, स्ट्रिक्ट हैंड वॉशिंग, हमें प्रॉपर उसको एजुकेट करना है। ठीक है ना। उसके अलावा डिक्रीज यूरिन आउटपुट, है ना, और एब्सेंस ऑफ यूरिन आउटपुट, या फिर इंक्रीज क्रिएटिनिन, उनका टेम्परेचर मतलब फीवर हो रहा है, पेन और टेंडरनेस एट द ग्राफ्टेड एरिया, ओवर द ग्राफ्टेड एरिया, मतलब कि दिस ऑल आर द इंडिकेटर ऑफ रिजेक्शन, मतलब कि रिजेक्शन के साइन है सारे। सो रिजेक्शन से MCQ आता है। रिजेक्शन 3 तरीके का होता है। फर्स्ट होता है हाइपर एक्यूट रिजेक्शन, सेकेंड होता है एक्यूट, एंड थर्ड होता है क्रोनिक। सो हाइपर एक्यूट रिजेक्शन कब होगा, जैसे ही आपने किडनी ट्रांसप्लांट किया, जैसे ही आपने अनास्टोमोसिस किया, आर्टरी, वेन्स और यूरेटर को अनास्टोमोसिस किया, उसके विद इन मिनट और टू फर्स्ट आवर, मतलब जस्ट अनास्टोमोसिस करने के विद इन मिनट्स में रिजेक्शन होगा, दैट इज द हाइपर एक्यूट, दैट इज द टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। ठीक है। एंड इन दैट केस हमें क्या करना है, जो किडनी आपने ट्रांसप्लांट किया आपको इमीडिएटली आपको रिमूव करना होगा। ठीक है। सेकेंड होता है एक्यूट कब होगा, विद इन 6 मंथ में, ट्रांसप्लांट करने के 6 मंथ के अंडर आपका रिजेक्शन अगर होता है तो दैट इज एक्यूट। एंड मैंने आपको साइन बता दिया, सारे साइन है ऑफ रिजेक्शन का, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, एब्सेंस यूरिन आउटपुट, या फिर सीरम क्रिएटिनिन जो वेस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगा, टेंडरनेस होगा, फीवर होगा, ये सारा साइन है। ठीक है ना। सो अगर एक्यूट रिजेक्शन होगा तो ऑफकोर्स आप क्या करोगे, डोज ऑफ स्टेरॉइड हो गया, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हो गया, ये इंक्रीज करने होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे मेंटेनेंस थेरेपी में क्या होता है, वो इंक्रीज करने होते हैं, या फिर रीट्रांसप्लांटेशन की भी नीड हो सकती है। उसके अलावा एक होता है हमारा क्रोनिक रिजेक्शन। क्रोनिक रिजेक्शन कब होगा, आफ्टर 6 मंथ, एंड दिस इज द टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी। एक्यूट एंड क्रोनिक दोनों ही हमारे टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। ठीक है। सो ये हो गया। उसके बाद जब पेशेंट का ट्रांसप्लांटेशन हो जाता है तो उसको
टाइम तक उसको स्टेरॉइड्स इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट लेना होता है टू प्रिवेंट फ्रॉम रिजेक्शन, क्योंकि वो बाहर का है ना, किडनी तो बाहर का है, बॉडी उसको पहचानेगी ये तो बाहर का कुछ है, तो उसको उसको हटाना चाहेगी, है ना। तो उसके खिलाफ जो चीज़ें होगी उसको हम प्रिवेंट करने के लिए हम पेशेंट को इम्यूनोसप्रेसिव दे देते हैं। सो हम बेसिकली एसटीएम देते हैं, एसटीएम देते हैं। एस क्या है, स्टेरॉइड्स देते हैं, जैसे कि प्रेडनिसोलोन हो गया, है ना, प्रेडनिसोलोन प्रेडनिसोलोन हो गया। टी इज द टेक्रोलिमस या फिर साइक्लोस्पोरिन देते हैं, एंड एम इज द माइकोफिनोलेट मोफिटिल। ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स है, या फिर एजाथायोप्यूरिन भी देते हैं। सो ये हम मेंटेनेंस फॉर लॉन्ग टर्म तक, लाइफ लॉन्ग तक पेशेंट को ये लेने पड़ते हैं। इसीलिए ये सब क्या है, ये सब इम्यूनोसप्रेसिव है ना, इम्यूनोसप्रेसिव है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। सो पेशेंट को बहुत ज़्यादा चांसेस है कि पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है, एंड लाइक वो इन्फेक्शन हमें भी है, बट हमें हो सकता है, बट वो इन्फेक्शन हमें वो इतना सीवियर में नहीं होगा, हमें इतना क्या बोलते हैं, इतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा जितना इन पेशेंट में करेगा, ट्रांसप्लांट पेशेंट में करेगा। सो इसलिए पेशेंट बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं फॉर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। सो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन पोस्ट रिनल ट्रांसप्लांटेशन लेस देन 1 मंथ में क्या हो सकता है, MRSA, दैट इज मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इन्फेक्शन हो सकता है लेस देन 1 मंथ। 1 to 6 मंथ के बीच में पेशेंट को न्यूमोसिस्टिस जीरोसेवी हो गया, साइटोमेगालोवायरस हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, हेपेटाइटिस सी हो गया, ये इन्फेक्शन हो सकते हैं, ये आपको याद करने हैं। एंड लाइक आफ्टर 6 मंथ पेशेंट को लाइक एस्परजिलस लाइक फंगल इन्फेक्शन हो गया, नोकार्डिया हो गया, लिस्टेरिया हो गया, बीके वायरस हो गया। सो ये सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो हमें लाइक लाइफ टाइम तक पेशेंट को प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी होती है, पेशेंट का सारा मार्कर्स, सारा LFT KFT हमें टाइमली करने होते हैं। मतलब पेशेंट को ना परमानेंटली हॉस्पिटल का आना जाना लगा रहता है ना। सो ये हमारा था किडनी ट्रांसप्लांटेशन के बारे में। सो आई होप आपको ये तीनों चीज़ें समझ में आई होगी, दैट इज हीमोडायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस एंड किडनी ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है। सो प्लीज़ आप ये एक्यूट किडनी इंजरी CKD पढ़ लो, एंड ये हमारे रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी पढ़ो, एंड इससे रिलेटेड MCQ करो। आई होप आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे।